नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आज बात होगी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के बस्तर दौरे की, इसमें हुई सभा की, दौरे से जुड़े तमाम पहलुओं की। बस्तर संभाग की सभी 12 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा फिलहाल है, लेकिन सियासत में संभावनाओं की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और ये तो चुनावी साल है। लिहाजा चुनाव के चंद महीने पहले भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष का अपनी संभावनाओं को तलाशना, उसे प्रबल करना पूरी तरह स्वाभाविक है। शुरुआत भले बस्तर से की गई, लेकिन बात छत्तीसगढ़ की हुई, क्योंकि सीधा हमला, सीधा वार छत्तीसगढ़ सरकार पर ही रहा। नड्डा की बस्तर से जो ललकार है, कांग्रेस पर और सरकार पर जो सीधा वार है, इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शाम ढलते ढलते 5 ट्वीट कर यह जता दिया कि छत्तीसगढ़ में भाजपा का जो भी प्लान है, इसे विफल करने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं दोनों पक्षों के दो बड़े कद्दावर नेता, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश महामंत्री और पूर्व कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय सचिव और मुख्यमंत्री के सलाहकार राजेश तिवारी साहब जुड़ रहे हैं। आप दोनों को नमस्कार। आप दोनों के साथ में हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट सभी को दिखाते हैं ताकि समझ पाएं कि आज क्या कहा गया, वार में और पलटवार में क्या उत्तर आया। देखें। बस्तर की सीटें 12, चढ़ने लगा चुनावी पारा, 23 का घमासान। नड्डा का क्या प्लान? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्तर में संभावनाएं तलाशने आए। जगदलपुर में उन्होंने सबसे पहले मां दंतेश्वरी से बस्तर विजय का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद कोर कमेटी की बैठक में सियासी माहौल की पूरी जानकारी ली। फिर लालबाग मैदान पर आम सभा के जरिए चुनावी माहौल बनाने की कोशिश की। उन्होंने निशाने पर सीधे छत्तीसगढ़ सरकार को लिया। कहा कि बीजेपी ने नो पावर कट राज्य बनाकर दिया, अब कांग्रेस के राज में छत्तीसगढ़ से पावर कट की तैयारी है। लेकिन ये डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी जिसने छत्तीसगढ़ को पावर कट फ्री स्टेट बनाया। ये छत्तीसगढ़ को दिया तो डॉक्टर रमन सिंह जी ने। हम छाती ठोक के बोल सकते हैं कि हमारे नेता ने पावर का कट होना बंद हो गया, पावर सप्लाई शुरू हो गई। अब आपसे मेरा निवेदन है कि भूपेश का पावर कट कर दो और पावर फ्री स्टेट को आगे बढ़ाने का काम करो, उसको आगे बढ़ा देंगे। इसके बाद नड्डा ने नक्सल हमले में दिवंगत बीजेपी नेता सागर साहू को श्रद्धांजलि दी, उनके परिजनों को ढांढस बंधाया। बस्तर में बीजेपी ने कांग्रेस की गढ़ में सेंध लगानी चाहिए, तो सीएम भूपेश ने भी दो टूक कहा कि नड्डा छत्तीसगढ़ बचा नहीं पाएंगे। साथ ही पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने भी कहा कि प्रदेश की जनता धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को पसंद नहीं करती। अब नड्डा जी गृह प्रदेश को तो नहीं बचा पाए, यहाँ क्या कर लेंगे? हिमाचल प्रदेश तो बचा नहीं पाए, है ना। उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री जी आंसू रोते थे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया। हिमाचल प्रदेश से जेपी नड्डा जी आते हैं, वहाँ वो अभी विधानसभा चुनाव हुए, अपने राज्य को भी बचा नहीं पाए। हिंदू के नाम से राजनीति करने वाले वहाँ लगभग 90% से ज़्यादा हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, मगर वहाँ हिंदू धर्म के अनुयायी भी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए। धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, जाति के नाम से जो धार्मिक ध्रुवीकरण करके राजनीति करने वाले नड्डा जी को बस्तर की जनता पसंद न, छत्तीसगढ़ की जनता पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष के दौरे पर सवाल उठाया तो बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस के महाधिवेशन को लेकर पलटवार किया। जो 24-25 को 26 को प्रस्तावित अधिवेशन है, उसमें सब लूटे पीटे नेता आ रहे हैं जिनका अपने राज्यों में कोई जनाधार नहीं। जितने बड़े नेता हैं वो सब चुनाव हार चुके हैं और यहाँ आके जीतने का मूल मंत्र देंगे। पहले वो लोग अपने राज्य में अपने करिश्माई व्यक्तित्व का प्रदर्शन कर लें, फिर यहाँ आके फोकट का खाना खाएं। विधानसभा चुनाव 2003 और 2008 में बीजेपी ने बस्तर के भूते सरकार बनाई। 2013 में बीजेपी ने बस्तर की 8 सीटें गंवा दी, लेकिन मैदानी इलाकों में बढ़त से सत्ता बरकरार रही। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी के तमाम समीकरण ध्वस्त कर दिए और बस्तर का किला भी फतह किया। बस्तर को छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी कहते हैं। यही वजह है कि बीजेपी अपना खोया जनाधार तलाशने का प्रयास बस्तर से ही कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
चलिए, तो बस्तर से ओंकार भरी, बस्तर जरूरी है। बस्तर से शुरुआत के बाद में अगर पूरे राज्य में ये संदेश जाता तो क्या चुनौती पेश कर पाएंगे, चुनौती नहीं दे पाएंगे, इसके पीछे क्या तर्क हैं? सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में सबसे विश्वसनीय डिबेट शो है। वजह आप दर्शकों का इस पर विश्वास और उसकी वजह यहां आने वाले राजनीतिक हस्तियों का पूरी जिम्मेदारी से अपनी बात रखना। केदार कश्यप जी, बिना रोक टोक के अपना ओपनिंग स्टेटमेंट रखें। क्या बस्तर में बीजेपी बाजी मार पाएगी? प्रदेश में क्या कोई स्कोप ढूंढ पाए हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष कहता है कुछ भी कर लें, अपना स्टेट नहीं बचा पाए, यहां भी जीत नहीं मिलेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज हमारे बस्तर की पावन धाम पे आगमन हुआ। जिस तरीके से वातावरण देखने को मिला, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के मंत्री लगातार से लोग ना निकले, नड्डा जी की सभा में न जाए, लेकिन वहां माध्यम से लोगों ने इस बात को जता दिया कि आने वाला चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की फिर से छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। इन्होंने से केवल छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया है, छत्तीसगढ़ को केवल ठगने का काम किया है। एक भी योजना बता दे, एक भी कार्यक्रम बता दे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने लागू किया हो, विशेष तौर पर बस्तर में। मैं यदि शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा में जितने भी चलते हैं यहाँ पर एजुकेशन हब बने हैं, वहां पे बुताई कराते हैं तो उतने में हम इनको मान जाए। स्वास्थ्य विभाग के हालत तो इनकी आपसी लड़ाई के कारण से यहाँ पर बद से बदतर स्थिति में जा रही है और वर्तमान में लोग इनसे त्रस्त हो चुके हैं। इन्होंने बिजली बिल हाफ कहा था, आज बिजली का जो झटका ये कांग्रेसी लोग यहाँ पर हमारे लोगों को दे रहे हैं और जिस तरीके से खाद के बदले में मिट्टी को परोसा जा रहा है, ये इनकी वास्तविकता है, ये इनकी नीयत है और इस नीयत को यहाँ की जनता ने समझ लिया है और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में यहाँ से जिता करके भेजेगी। कांग्रेस वाले अब केवल और केवल लोक लुभावने जो नारे देकर के यहाँ पर आए थे, अब ये इनकी हालात गांव में जाने की स्थिति नहीं रह गई है। आपने केदार जी अपनी बात रखी। अब बारी राजेश तिवारी साहब की है, राष्ट्रीय सचिव हैं कांग्रेस पार्टी के और साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता साहब भी जुड़ गए हैं। नमस्कार मनीष जी। पहले राजेश तिवारी साहब को हम सुनते हैं। राजेश जी, आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी का दावा क्या है। आज वहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो कुछ कहा उसमें तीन बातें प्रमुख, एक नक्सलवाद का जिक्र किया, दूसरा उन्होंने राज्य में अराजक स्थितियों का जिक्र किया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या का भी जिक्र किया। तीनों पर अपनी बात रखें। राजेश जी, अगर सुन पा रहे हैं अपनी बात रखें। चलिए, लगता है मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष गुप्ता साहब। मनीष जी, आज का विषय ये कि जिस अंदाज में आज सीधे वार किया प्रदेश सरकार पर, मुख्यमंत्री पर और यहां के कामकाज पर, कांग्रेस पार्टी पर, आपको क्या लगता है बस्तर से एक माहौल बनाने की कोशिश है? सत्ता पक्ष ने जवाब दिया, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। पुनीत जी, बस्तर का जो माहौल है या बस्तर का जो महत्व है वो सभी जानते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए सत्ता की कुंजी जो है वो बस्तर से होकर के जाती है। जिस प्रकार का माहौल है अभी तक पिछले 4 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन चुनाव के आते आते भारतीय जनता पार्टी अब अपने वार्म अप पर जुट गई है और जिस प्रकार से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने यहाँ पर जो एक बड़ी सभा को संबोधित किया, वो मुझे लगता है कि एक माहौल बनाने के लिए जो है एक जिस प्रकार के का एक वातावरण निर्मित होना चाहिए चुनाव के पूर्व, उससे कार्यकर्ताओं का मोटिवेशन होगा। और हाल ही में जो अभी घटनाक्रम हुआ है, कल जो भारतीय जनता पार्टी के एक जो उपाध्यक्ष की हत्या नक्सलियों ने की है, निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं एक चुनावी वातावरण की ओर जो है अब राज्य जा रहा है। अभी तक कांग्रेस फुल फॉर्म में चल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी जवाब देने की कोशिश कर रही है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये जो 2023 का जो विधानसभा चुनाव है, दोनों दल जिस प्रकार से आक्रामक रणनीति अख्तियार कर रहे हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि नीति और सिद्धांत, नियम और कायदे
से परे हट करके एक वातावरण निर्माण की दिशा में जिस प्रकार से लोक लुभावन नारे दे करके एक वातावरण निर्माण की कवायद की जा रही है, ये कितना कारगर होता है ये आने वाले समय में पता चलेगा। चलिए, केदार जी ने अपनी बात रखी थी। केदार जी, कुछ ही देर में राजेश तिवारी जी हमको सुन पाएंगे और हम उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये कहना, एक के बाद एक 5 ट्वीट आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के कोई मंत्री आते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर नक्सलवाद खत्म हो गया है, होने की कगार पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि यहाँ बढ़ रहा है। एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है, चूंकि बस्तर से सबसे बड़ी समस्या पर बात कर रहे हैं, एक रूपता होनी चाहिए। देखिए पुनीत जी, जिस तरीके से लगातार बस्तर पे एक महीने के भीतर में 3 घटनाएं घटित होती है और भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष नीलकंठ टिक्काम और दूसरी तरफ कहते हैं बुधराम कटम, जो कहते हैं जिला मंत्री, और कल हमारे जिला के उपाध्यक्ष सागर साहब जिस तरीके से मारा गया वो बड़ी दुखद घटना है और कांग्रेस का इतिहास रहा है। ये राजनीतिक हत्या कराने का इनका हमेशा काम रहा है। हमारी तो सीधा सीधा ये आरोप है कि कांग्रेस की ने ये राजनीतिक हत्या करवाई है और जिस तरीके से यहाँ पर ये घटना घटित हुई है, इस बात को लेकर के हम लगातार सभी मंचों पे मांग करते रहे हैं कि यहाँ पर कांग्रेस किस तरीके से हमारे लोगों को प्रताड़ित कर रही है और जब कहते हैं हमारे लोग टारगेटेड हैं, जो नक्सली के निशाने पे है, तो उनकी सुरक्षा कम की केदार जी, कांग्रेस पार्टी कहती है कि सबसे ज्यादा नक्सलवाद का दंश तो उन्होंने जिला झीरम का जिक्र करते हैं, कहते हैं वहां आपको पॉलिटिक्स नजर नहीं आई, वहां पॉलिटिकल साजिश आपको नजर नहीं आई, जबकि आपकी कार्यकर्ताओं के संदर्भ में आप इसे पॉलिटिकल बता रहे हैं। जी, मैंने पुनीत जी जीरम घाटी पे, जीरम कांड पे भी मैंने बहुत सारे कालते डिबेट किए हुए हैं, आप उसके उठाकर देख लीजिए। जो राजनीतिक हत्या का इतिहास है ये कांग्रेस पार्टी का रहा है और मेरा सीधा सीधा कहता है आरोप है ये राजनीतिक हत्या है जीरम कांड भी, और जीरम कांड में जिसको लाभ होना है उन लोगों ने कहते हैं हत्या करवाई और किसको लाभ हुआ ये पूरे प्रदेश ने, पूरे देश ने देखा। चलिए ठीक है, हमारे साथ राजेश तिवारी साहब जुड़ गए हैं। राजेश तिवारी साहब, अपनी बात की शुरुआत करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज सीधे वार किया है कांग्रेस पार्टी पर और बीजेपी का कहना है कि यहां अराजक स्थिति है और नक्सलवाद की घटनाएं बढ़ के सामने आई, टारगेटेड हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता वहां। देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है कि इन 15 वर्षों में कितने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और सबसे बड़ी बात, जो झीरम घाटी के उल्लेख ये कर रहे थे सडन के बाद, बिल्कुल मैं केदार कश्यप की बातों से सहमत हूँ कि पूरा देश और पूरा प्रदेश इस बात को जानता है कि झीरम घाटी की जो घटना हुई 2013 में, उसके बाद सरकार किसकी बनी, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, कौन लोग इस सरकार में जो है मंत्री के पद पे रहे। तो इसका मतलब ये है कि ये राजनीतिक हत्या जो है, हम तो पहले से ही कह रहे हैं, हमारे उस समय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे भूपेश बघेल जी ने भी इस बात को कहा और आज भी इस बात को कहते हैं, ये राजनीतिक षड्यंत्र था जो है झीरम घाटी की जो घटना जो घटित हुई है। और इसमें जितने हमारे नेता, हमारे महेंद्र कर्मा जी, नंद कुमार पटेल जी, विद्याचरण शुक्ल जैसे तमाम नेता हमारे मारे गए थे, ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत, ताकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ना बने। लेकिन उसके बाद 2018 में हमने सरकार बनाई। जितनी नक्सलवाद की जो घटनाएं लगातार इनके कार्यकाल में हुए हैं, इसके आंकड़े तमाम जो है पूरे प्रदेश और देश की जनता इस पे जानती है। और उसके पीछे कारण है कि सबसे बड़ी, आज नड्डा जी अपने संबोधन में कह रहे थे कि हमने 3.5 लाख जो है आदिवासियों को वन अधिकार पत्र जो सौंपा, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बताया कि 4 लाख जो आदिवासियों के जो है वन अधिकार के पट्टों के आवेदन को निरस्त किए गए, जिसको भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो है फिर से परीक्षा में जो लेकर और 4,41,000 जो है हितग्राहियों को वन अधिकार। केदार जी उत्तर देंगे इस बात का। पुनीत जी, मैं राजेश जी से पूछना चाहता हूँ। राजेश जी बहुत ही ज्यादा कहते हैं जागरूक नेता है और राष्ट्रीय स्तर के नेता है, उनको वो बताएं कि कितने आवेदन पत्र निरस्त हुए थे और कितने आवेदन पत्र को इन्होंने स्वीकृति दी। मैं इस बात की आप जानकारी दीजिए। और आपने कहा 4 लाख से ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बटे, आपकी सरकार में कितने बटे ये तो बता दीजिए। आप लोग केवल कहते हैं 2-2 टुकड़े करके आप लोग वनाधिकार पत्र बांटने का काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर आप लगातार जो है राजेश जी, मेरी एक बात पूरी नहीं हुई है। मैं कह रहा था कि जब चुनाव का जब समय था
तब हमारे यहाँ के प्रदेश के बड़े नेता, मुख्यमंत्री और सारे नेता अपने ये कहा करते थे कि हमारे जेब में सबूत है झीरम कांड के। आज 4 साल पूरे हो गए, तो 4 साल पूरे होने पर ये सबूत क्यों नहीं निकल पा रहा? सबूत आज का है। चलिए मैं जरा इसका उत्तर ले लूं पहले, वक्त निकल जाएगा। राजेश जी जी, देखिए यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ के विधानसभा में आपके गृह मंत्री ने, रमन सिंह जी ने सीबीआई जांच की घोषणा की थी, लेकिन उसको पूरा नहीं किया। इसीलिए ताकि निष्पक्ष एनआईए की जांच आपने बंद कर दी। एसआईटी मुख्यमंत्री जी ने जो गठित किया, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता कोर्ट जाते हैं कि इसकी जो है सुनवाई ना हो, राज्य सरकार इसकी जांच ना करे, इसकी निष्पक्ष जांच ना। क्यों? इस वजह से किस बात का डर था? क्यों नेता प्रतिपक्ष उस समय के कौशिक जी जो है वो पिटीशन दायर करने के लिए जाते हैं? जब आपकी जो स्थानीय जो पुलिस है वो जांच करिए, एनआईए की जांच करने तो उसमें आपको आपत्ति है, सीबीआई की जांच करिए उसमें आपको आपत्ति है, और दूसरी तरफ एक आरोप लगाते हैं। एक बात सीधे तौर पर राजेश जी मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा, आप भी राष्ट्रीय स्तर की राजनीति पर देखते हैं, यहाँ जब केंद्रीय गृह मंत्री आते हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, पिछले महीने में जब आते हैं तो वो कहते हैं कि 2024 तक नक्सलवाद देश से समाप्त हो जाएगा, तो उसमें देश का हिस्सा छत्तीसगढ़ भी है। और जब भी वो यहाँ आते हैं तो यहाँ के कामकाज से, रणनीतियों से एक तरह से इत्तेफाकिया ये जताते हैं कि यहाँ काफी बेहतर है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा साहब कहते हैं कि यहाँ पिछले कुछ समय में नक्सलवाद बढ़ गया। इसके कई उदाहरण वो देते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के उदाहरण देते हैं। जनता को थोड़ा ये समझाएं कि क्या है पॉलिटिक्स की वजह से नक्सलवाद घट रहा है, बढ़ रहा है, हो क्या रहा है? अब ये तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तो बड़े राष्ट्रीय नेता विरोधाभासी बात कर रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री कहते हैं कि नक्सलवाद की समस्या खत्म हो रही है, हम 2024 में पूरा समाप्त कर देंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ भी आता है। पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं छत्तीसगढ़ को छोड़ करके। अच्छा, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं कि भाई यहाँ पे नक्सलवाद की घटना कर। केदार जी, छत्तीसगढ़ भी देश का हिस्सा है। नड्डा बिल्कुल पूरे देश में खत्म हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो घटनाएं घट रही है, आप आइए पुनीत जी, हम बताएंगे आपको जी। आप आइए राजेश जी, आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर सर्चिंग और ऑपरेशन पूरी तरीके से बंद हो चुका है, और जो टारगेटेड लोग हैं उनकी सुरक्षा कम कर दी गई है। बीच में आप कृपया मत टोकिए, मैंने देखिए आपके बीच में अवरोध पैदा। राजेश जी, बस एक सवाल जिसमें जोड़ रहा हूं, आप सुन नहीं पाए शुरुआत में, राजनीतिक तौर पर क्या कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है नक्सलियों के द्वारा? ये भी एक आरोप है, इस पर भी अपनी बात रखें। देखिए, शुरू से नक्सलियों का हमेशा रहा है, चाहे वो किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, वो टारगेट में हमेशा रहे हैं। सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे कांग्रेस के मारे गए हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के भी जो कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित हैं। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि जो भी जनप्रतिनिधि बस्तर क्षेत्रों में विषम परिस्थितियों में काम कर रहा है वो उसके टारगेट में आ जाते हैं। लेकिन ये कहना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता टारगेट में, ये बिल्कुल झूठ है। ये तो रिकॉर्ड और दस्तावेज इस बात का प्रमाणित करता है। ठीक है केदार जी, इस बारे में अपनी राय वो स्वीकार करते हैं कि हाँ होते हैं, लेकिन दोनों तरफ शिकार हुए हैं और उधर तो कुछ ज्यादा ही हानि पहुंचाई। मैं राजेश जी आपको बताना चाहूंगा, जितने भी यहाँ पर जो टारगेटेड, जो नक्सलियों के माध्यम से जो टारगेटेड चलते हैं हमारे जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, वो उनको जो सुरक्षा पहले मुहैया कराई गई थी, अब जब कांग्रेस की सरकार आई तब से उनकी सुरक्षा में कटौती की गई, और अब वो कहते हैं अपने घरों तक नहीं जा सकते। ये ठीक वैसे आरोप हैं जैसे कांग्रेस पार्टी लगाए थे। फाइनल कमेंट की बारी आ गई है। मनीष गुप्ता साहब से मैं शुरू करूंगा। मनीष जी, आपने दोनों पक्षों को सुना, फाइनली आपको लगता है ये जो नक्सलवाद के मुद्दे पर आज बात रखी है, ये 23 के चुनाव तक बात जाएगी आगे? क्योंकि इस पर ट्वीट्स भी हमने देखे शाम को। नहीं, ये 2023 नहीं, ये आगे भी जाएगा, क्योंकि नक्सलवाद 2023 में खत्म नहीं होने वाला है। उसके बाद लोकसभा के चुनाव भी हैं। और जहां तक नक्सली हिंसा की बात है, देखिए नक्सलवाद खत्म नहीं हुआ है। नक्सलवाद सुसुप्तावस्था में, नक्सली वारदातें कम हुई हैं। नक्सली आज भी अपना संगठनात्मक ढांचा जो है वो गांव तक फैला करके रखे हैं, और जिस तरह से गुरिल्लावार पद्धति के तरह वो हमले करते हैं, वो अपना टारगेट किलिंग, और जिसको अपन ये भी कहें कि वो अवसर देख करके घात करते हैं। आने वाले समय में ये चुनाव है, इसलिए
और संवेदनशीलता बरती जानी चाहिए। जिन लोगों को सुरक्षा की जरूरत है चलिए, सुरक्षा देनी चाहिए। दोनों पक्षों की तरफ से एक बात कॉमन अंदरूनी- कही जाती है, चाहे यहाँ कांग्रेस पार्टी देखें, बीजेपी देखें, तिवारी जी देखें, कश्यप साहब, सभी मानते हैं कि नक्सलियों के टारगेट के ऊपर राजनीतिक दल, उनके कार्यकर्ता रहते हैं। उनकी अलग वजह हो सकती है, जांच हो और बराबर से प्रॉपर सुरक्षा मिले, क्योंकि ये नुकसान दोनों पक्षों का है। लेकिन क्या इस पर केवल राजनीतिक बयानों से राहत मिलेगी, ये जरूर सोचना है। आप सबका शुक्रिया छत्तीसगढ़ की बात में अपने तर्क, अपना समय देने के लिए। नमस्कार।